वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आपको फिर से एक बार देखने में मुझे मज़ा आ रहा है एंड आई एम एंजॉइंग दिस सेशंस। आप बहुत फॉर्चुनेट हो। 2020 में आपका 11th स्टैंडर्ड चल रहा है और कोरोना क्राइसिस इज गोइंग ऑन, फिर भी आप आपके टीचर्स के टच में हो, आपका पढ़ाई कंटिन्यू चल रहा है। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ, हम जब 11th स्टैंडर्ड में थे या हमारी पढ़ाई चालू थी इन 90s, अगर कोरोना क्राइसिस होता तो हमारे टीचर्स को हमें ये सारा सिलेबस पोस्ट से भेजना पड़ता था। सो इट वॉज इट जस्ट अ फन। तो बच्चों, हम रेगुलर सेशंस में जब लेक्चर्स लेते हैं तो ऐसे बहुत सारे चुटकुले होते हैं, बहुत कैजुअल होते हैं हमारे लेक्चर्स। वी आर नॉट डूइंग कि ऐसे स्ट्रिक्ट लेक्चर्स चल रहा है वगैरह वगैरह। स्टूडेंट्स आर एंजॉइंग दिस सेशंस एंड आई एम एज वेल। आई एम ऑल्सो एंजॉइंग दिस स्टूडेंट्स। तो ऐसे चलता रहता है। तो जब हम फिजिकली, जब प्रैक्टिकली हम एक दूसरे के सामने आ जाएंगे और लेक्चर शुरू कर देंगे, तो एट दैट टाइम विल हैव दैट फन। तो अब तक के लिए तो हमारे पास यही जरिया है, तो विल कंटिन्यू दिस सेशंस। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो कल के सेशन से कनेक्ट हो जाते हैं। सबसे पहले तो कल के सेशन में हमने क्या देखा, एक बार जस्ट शॉर्ट में रिवाइज कर लीजिए। हम इसे बोलते हैं रिकैप। तो पिछले एपिसोड में, पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या देखा। सबसे पहले हमने तो डिफाइन कर दिया सेल को, सेल क्या होता है। उसके बाद मैंने बताया साइटोलॉजी की डेफिनेशन को। उसके बाद मैंने बताया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्स, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है। यहाँ पर हमने 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, 3 या 4 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी। उसके बाद हमने देखी थी सेल थ्योरी, जो श्लीडन एंड श्वान, 2 साइंटिस्ट ने बताई थी। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज थी रिगार्डिंग सेल्स, वो भी कुछ मेजर या बहुत ही फेमस जो थियोरीज थी उसके बारे में हमने डिस्कशन किया। उसके बाद जो आखिर वाला टॉपिक था, वो टॉपिक था शायद से सेल थ्योरी के पोस्टुलेट्स। वो मैंने आपको होमवर्क में भी दिया था। आई होप यू हैव कंप्लीटेड दैट होमवर्क। मैं वैसे व्हाट्सएप के ग्रुप में देखूंगा ही और आपको रिवर्ट करूंगा आपका होमवर्क या वॉट एवर यू हैव रिटन, ये सही है गलत है। तो चलो स्टार्ट कर देते हैं। तो ये था कल का टॉपिक। आज के एपिसोड में, आज के लेक्चर में हमें क्या क्या पढ़ना है, मैं एक बार आपको एनलिस्ट कर देता हूँ, हम उसे ही फॉलो करेंगे। देयर विल नॉट बी वेग डिस्कशन मीनवाइल। तो बच्चों, सबसे पहले जो टॉपिक हमें डिस्कशन करना है आज के सेशन में, तो वो एक छोटा सा टॉपिक है। इट्स लाइक अ शॉर्ट नोट टॉपिक। टॉपिक का नाम है टोटियोपोटेंसी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चों, टोटियोपोटेंसी। टोटियोपोटेंसी। तो बायोलॉजी में एक ट्रिक मैं आपको दूंगा। बीइंग अ बायोलॉजी टीचर, मेरा बायोलॉजी फेवरेट सब्जेक्ट था, इसीलिए मुझे कुछ ट्रिक्स भी बहुत अच्छे से मैंने खुद की ट्रिक्स बना ली थी। व्हेन आई वाज इन 11th स्टैंडर्ड, मुझे बायोलॉजी जब पढ़ना था तो मैंने खुद एक ट्रिक बना ली थी कि बायोलॉजी अगर आपको अच्छे से पढ़ना है या इजी करना है, तो बायोलॉजी में क्या कर दीजिए बच्चों, बायोलॉजी में जो भी कुछ टर्म्स होती है जो सो कॉल्ड डिफिकल्ट होती है, सो कॉल्ड इसलिए बोल रहा हूँ कि वो एक्चुअली डिफिकल्ट नहीं होती है। इट जस्ट वैसे हिडन मीनिंग होता है उनके बीच में। तो कोई भी वर्ड ले लो और उसका स्प्लिट, वो वर्ड को स्प्लिट कर दो, तो आपको उसका रियल में मीनिंग समझ में आ जाएगा। तो ट्रांसलेशन होता है सिर्फ स्प्लिट करके। तो टोटियोपोटेंसी वर्ड को अगर आप स्प्लिट करोगे तो आपको 2 इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपके सामने आते हैं। एक आता है टोटियो और दूसरा होता है पोटेंसी। तो टोटियो ये वर्ड क्या बताता है, इट्स लैटिन वर्ड। इसका इंग्लिश में मीनिंग होता है मिमिक करना, मिमिक। जैसे मिमिक्री करते हैं ना, तो ऐसे ही मिमिक करना, किसी सेल को दूसरी सेल का मिमिक करते हुए आपने कभी देखा है। तो ये जो एबिलिटी होती है ना सेल की, कि किसी दूसरी सेल की तरफ बिहेव करना या उसमें कन्वर्ट हो जाना, ये होता है मिमिक। तो टोटियो का मतलब मिमिक बता दिया। और पोटेंसी इसका मतलब होता है एबिलिटी। द एबिलिटी ऑफ न्यूक्लिएटेड सेल। हर सेंटेंस, हर वर्ड आप अच्छे से सुनिए, क्योंकि ये आपको शॉर्ट नोट के लिए आता है। और सबसे जरूरी बात, आप सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए किसी भी टॉपिक को अच्छे से मत पढ़िए। इट्स माय पर्सनल सजेशन टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि आपका जो नॉलेज होता है बच्चों, ये क्वेश्चन आंसर के रिफ्लेक्स में या रिस्पॉन्स में मत रखिए। जस्ट हैव इट, आपके पास नॉलेज है। तो टोटियोपोटेंसी से आपको कभी भी पूछा जाए तो उसका डेफिनेशन, उसके जो कुछ इंपॉर्टेंट छोटी छोटी चीजें होती है वो आपको याद होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं डेफिनेशन बता देता हूँ। एज आई टोल्ड यू, दी स्प्लिटेड मीनिंग ऑफ टोटियोपोटेंसी, इट्स एन एबिलिटी, इट्स अ मिराकुलस, सरप्राइजिंग, कुछ भी एडजेक्टिव जोड़ सकते हो आप यहाँ पर। सो इट इज वेरी सरप्राइजिंग एबिलिटी ऑफ न्यूक्लिएटेड सेल्स। इसे अंडरलाइन कर लीजिए, इसे माइंड कर
लीजिए, अगर आपके पास डेफिनेशन है तो उसे स्पेशल में हाईलाइट कर लीजिए कि इट इज एन एबिलिटी, मिराकुलस सरप्राइजिंग एबिलिटी ऑफ न्यूक्लिएटेड सेल्स टू डिवाइड एंड डिफरेंशिएट इनटू अदर टिश्यू और अदर सेल्स। टू डिवाइड, ये तो सभी सेल्स में एबिलिटी होती है क्योंकि हर सेल डिवाइड होती है, लेकिन डिफरेंशिएट होना किसी अदर सेल में, ये बात इसे अलग बनाती है बच्चों। तो ये जो एबिलिटी होती है ना किसी स्पेशलाइज्ड सेल की, ऑफ कोर्स ये जो टोटियोपोटेंट सेल्स होती है ना, तो ये डेफिनेटली स्पेशलाइज्ड सेल होती है। इट्स लाइक अ रीजनरेशन, नया। आप जस्ट इमेजिन कर सकते हो कि आपके पास एक या दो सेल्स है और उसके by using those 1 to 2 cells you are generating entire organism, entire plant को आप जनरेट कर सकते हो। ये किसी करिश्मे से या किसी मिरेकल से अलग नहीं है बच्चों। तो टोटियोपोटेंसी का डेफिनेशन एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। इट इज एन एबिलिटी ऑफ न्यूक्लिएटेड सेल्स टू डिवाइड एंड डिफरेंशिएट इनटू अदर टाइप्स ऑफ सेल्स। वो जो दूसरी अदर टाइप ऑफ सेल्स होगी, एक एग्जांपल के तौर पर हम ले लेते हैं। समझो हमारे पास सेल्स है एपिथेलियम, तो एपिथेलियम अगर कनेक्टिव में कन्वर्ट हो जाएगी, नर्वस में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो ये बहुत ही सरप्राइजिंग है। तो ऐसी एबिलिटी होती है दैट दे कैन डिफरेंशिएट इनटू अदर टाइप ऑफ सेल्स। दूसरी बात होती है कि अगर सेल्स दूसरी सेल प्रोड्यूस हो गई तो उससे टिश्यू प्रोड्यूस हो जाएगी, टिश्यू से ऑर्गन प्रोड्यूस हो जाएंगे, और ये बहुत ही क्या बोलते हैं, इट्स वेरी सरप्राइजिंग थिंग कि ये पूरा एंटायर ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सकती है, एक सिंगल सेल। इट इज वेरी मिरेकुलस एबिलिटी। तो यही चीज को आगे लेकर जाते हैं। तो प्लांट में ये चीज आपको सरप्राइजिंग नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि हमने सपोज आपको रोज प्लांट अगर आपके घर में लगाना है तो आप ऐसे भी कोई भी वेजिटेटिव पार्ट लेते हैं, स्टेम लेते हैं, आप रूट्स ले सकते हैं। तो वेजिटेटिव पार्ट्स को लेकर नया प्लांट बनाना कोई नई चीज नहीं है, पर ये ज्यादा सरप्राइजिंग कहाँ पे बन जाता है, तो एनिमल्स में बन जाता है, क्योंकि एनिमल्स में ऐसी एबिलिटी नहीं होती है। समझो वी आर टेकिंग अ स्मॉल पार्ट ऑफ आवर बॉडी, हमारे बॉडी का कोई भी सोमैटिक स्ट्रक्चर ले लो और उससे पूरा एंटायर ऑर्गेनिज्म ग्रो करने की जस्ट थिंकिंग करो बच्चों, आपको हंसी आएगी, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन टॉपिक तो है, मतलब एक्सेप्शनली ये सेल्स कहीं ना कहीं ह्यूमन बॉडी में होती होंगी। हाँ, तो होती है, कहाँ पे होती है? तो बच्चों जो जाइगोट होता है ना, जाइगोट इट इज द वेरी फर्स्ट सेल ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसे भी आप लिविंग बोल सकते हो, वो ऑर्गेनिज्म, चाहे वो हाथी हो, चाहे वो अमीबा हो, सिंगल सेल हो, मल्टी सेल हो, व्हाटएवर इट मे बी, तो कुछ भी हो, वो जो एनिमल होता है ना, वो एनिमल उसकी लाइफ की स्टार्ट करता है एक सिंगल सेल से, उसे हम बोलते हैं जाइगोट। तो ये जो जाइगोट होता है ना, ये होता है सिंगल सेल, और जेस्टेशन पीरियड खत्म होते होते पूरा ऑर्गेनिज्म बना देता है। तो ये एबिलिटी है, लेकिन ये सिर्फ एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ही काम करती है। पर ये सेल्स जब एम्ब्रियोनिक कंडीशन में काम करती है तो हम इसे बोलते हैं स्टेम सेल्स। तो ये जो स्टेम सेल्स है बच्चों, ये स्टेम सेल्स, इसमें जो एबिलिटी होती है, तो इसे एक स्पेशलाइज्ड नाम दे दीजिए। जैसे प्लांट्स में हम बोलते हैं टोटियोपोटेंसी, तो अगर एनिमल्स में होती है तो यही सेल्स को हम बोलते हैं प्लूरोपोटेंट सेल्स। तो प्लूरोपोटेंसी एंड टोटियोपोटेंसी इज एप्लीकेबल टू बॉटनी, दैट मींस प्लांट्स के लिए एप्लीकेबल है, और जो प्लूरोपोटेंसी है दैट इज एप्लीकेबल टू एनिमल किंगडम या एनिमल सेल्स को एप्लीकेबल है। तो आगे बढ़ते हैं। ये टोटियोपोटेंसी के बाद हमें जो नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कशन करना है बच्चों, तो देखिए हमारा टॉपिक है सेल। तो सेल में हम आगे जाते हैं थोड़ा सा। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द टाइप ऑफ सेल्स। तो सेल्स के कितने अलग अलग तरह के टाइप्स हो सकते हैं। कल हमने देखा कि साइज, शेप, बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे सेल्स में बहुत डाइवर्सिटी होती है। तो टाइप में भी हम कौन सा क्राइटेरिया लेकर आप डिवाइड करना चाहते हो, अकॉर्डिंग टू दैट आपके पास बहुत सारे विकल्प होते हैं। यू हैव डिफरेंट यू कैन से ऑप्शंस। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि विल गो विद द कॉम्प्लेक्सिटी या डेवलपमेंट। दोनों चीजें एक दूसरे से अलग है। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है कि कितनी वो सेल कितनी डेवलप्ड है, कि किस पैमाने पर डेवलप्ड है, कि उसे स्टडी करने के लिए आपको उसके विभिन्न अंगों का स्टडी करना पड़ता है। तो कॉम्प्लेक्सिटी और ये दोनों एक तरीके से ले लीजिए आप। तो अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लेक्सिटी या अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट, आप वो सेल के, अगर सेल को डिवाइड करना चाहते हो तो सेल के आप दो टाइप्स ले सकते हो। आपके टेक्स्ट बुक में बहुत इजीली आपको मिल जाएगी, और आपने आपकी प्रीवियस स्टैंडर्ड में भी इसे पढ़ा होगा।
तो दो इंपॉर्टेंट टाइप्स कौन कौन से बच्चों, तो एक होता है प्रोकैरियोटिक, दूसरा होता है यूकैरियोटिक। तो यहाँ पे हम अलग अलग से टॉपिक को नहीं पढ़ेंगे, विल ट्राई टू कंपेयर दिस टॉपिक विद ईच अदर। तो हम इसे बेस्ट वे डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो डिफरेंशिएट करके पढ़ने में ज्यादा इजी हो सकता है। तो बच्चे चलो डिफरेंशिएट कर देते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल को। तो प्रोकैरियोटिक सेल का मीनिंग क्या होता है? सबसे पहले तो देखो, मैंने अभी आपको एक ट्रिक बताई थी कि बायोलॉजी अगर अच्छे से पढ़ना है तो वर्ड को स्प्लिट कर दीजिए। प्रोकैरियोटिक ये वर्ड को स्प्लिट करोगे तो आपको दो वर्ड्स मिलते हैं, एक होता है प्रो और दूसरा होता है कैरी ऑन। बच्चों प्रो ये वर्ड का मीनिंग होता है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब ओल्ड वाला, ओल्ड फैशन्ड, जिसमें कोई भी डेवलपमेंट नहीं है, सिंस इट वाज बोर्न टिल टुडे, उसमें कोई भी चेंज नहीं है, कोई भी डेवलपमेंट नहीं है, उसे हम बोलते हैं प्रो या प्रिमिटिव। तो उसके अगेंस्ट दूसरा वर्ड ले लो जो अपोजिट में है, उसका नाम है यू। तो यू का मतलब क्या होता है? अगर प्रिमिटिव का मतलब होता है बहुत ही पुराना, ओल्ड वन, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि मॉडर्न। यस, यू इज यू का डायरेक्टली ऐसा मीनिंग होता है कि ये सेल्स डेवलप्ड होती है। अभी दूसरा वर्ड जो है वो है कैरी ऑन। बच्चों कैरी ऑन का मतलब क्या होता है? कैरी ऑन इज द लैटिन वर्ड जिसका इंग्लिश में मीनिंग होता है न्यूक्लियस। तो अगर दोनों वर्ड का मीनिंग इंग्लिश में मिला दो तो आपको मिलता है ऐसी सेल जिसका न्यूक्लियस प्रिमिटिव है और ऐसी सेल जिसका न्यूक्लियस डेवलप्ड है, मॉडर्न है। तो इन शॉर्ट मैं प्रोकैरियोटिक सेल को ऐसे बोल सकता हूँ कि इट इज प्रिमिटिव न्यूक्लिएटेड सेल, और यूकैरियोटिक सेल को बोल सकता हूँ इट इज अ डेवलप्ड या मॉडर्न न्यूक्लियस हैविंग सेल। तो जो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक इसका मीनिंग लेने के बाद हम कुछ टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे और डिफरेंशिएट कर देंगे। तो सबसे पहले तो न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू न्यूक्लियस कॉम्प्लेक्सिटी या डेवलपमेंट हमने ये लिया है, तो पहला टॉपिक भी वही होना चाहिए। तो न्यूक्लियस कैसा होता है प्रोकैरियोटिक सेल में? एज आई टोल्ड यू इन स्प्लिटेड मीनिंग एज वेल एज इन डेफिनेशन, इसका न्यूक्लियस बहुत ही प्रिमिटिव टाइप का होता है बच्चों। अभी न्यूक्लियस को प्रिमिटिव कैसे बोला जा सकता है, उसके लिए आपको मॉडर्न कब बोलते, किसे बोलते हैं, ये पता होना चाहिए। तो यही चैप्टर में हम आगे जाकर यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस को इन डिटेल पढ़ने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर आपका समय नहीं जाया करूंगा, आई विल डायरेक्टली कम टू यू कैन से दैट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। तो बच्चों यहाँ पे न्यूक्लियस कैसा होता है प्रोकैरियोटिक में? एज आई टोल्ड यू इट इज प्रिमिटिव। तो उसके लिए एक स्पेशलाइज्ड वर्ड है आपके टेक्स्ट बुक में, वो है वेल डिफाइंड। तो यहाँ पे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट, इट्स लाइक अ पर्सन विदाउट ब्रेन। And in case of eukaryotic, you can say well-defined nucleus is present। वहाँ पे जस्ट आपको अपोजिट बोलना है, सेंटेंस पूरा लिखने की या पूरा रटने की जरूरत नहीं है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। और तीसरा पॉइंट जो होता है वो होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है या नहीं होता है। बच्चों अगर न्यूक्लियस आप एब्सेंट बोल देते हो एक बार वेल डिफाइंड, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का भी काम नहीं होता है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल एंड प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। Move to next topic, membrane bound cell organelles। membrane bound cell organelle, ये भी हम यही टॉपिक में यूकैरियोटिक सेल जब हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि मेम्ब्रेन बाउंड का मतलब क्या होता है। मेम्ब्रेन का मतलब होता है बच्चों जैसे कि हम कपड़े पहनते हैं, वैसे ही हर ऑर्गेनेल को आइदर वन मतलब सिंगल या डबल ऐसे मेम्ब्रेन्स होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मेम्ब्रेन उन्हें सिंगल मेम्ब्रेन कहा जाता है, डबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। तो मैं ऐसा बोलूंगा कि यहाँ पे ऑर्गेनेल्स ही नहीं होते तो मेम्ब्रेन की डिस्कशन क्यों करनी है। तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर टोटली एब्सेंट इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। वहां पे वो पॉइंट सिर्फ अपोजिट कर दीजिए कि यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे देता हूँ, शायद आपको प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में पता होगी कुछ ऑर्गेनेल सेल की न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होती है, गोल्गी बॉडी होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ सेल ऑर्गेनेल। तो ये पूरे की पूरे ऑर्गेनेल्स बच्चों यहाँ पे एब्सेंट होते हैं और यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। लास्ट पॉइंट विच विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। तो बच्चों यहाँ पे जो राइबोसोम होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, ये होता है 70S टाइप का। 70S याद रखिए, S फॉर स्वेटबर्ग्स यूनिट। जब मैं राइबोसोम्स आपको पढ़ाऊंगा
एट दैट टाइम आई विल टेल यू कि उसके दो सब यूनिट कौन कौन से होते हैं, एस का पूरा मीनिंग क्या होता है, विथ यू कैन से स्प्लिटेड मीनिंग एज वेल एज जो स्पेलिंग है उसका, उसके साथ में पूरा आपको डिटेल में बता दूंगा। अभी तो आपको डिफरेंस में इतना याद रखना है कि प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम कौन सा होता है, तो 70S टाइप का राइबोसोम होता है। और यूकैरियोटिक सेल में कौन सा राइबोसोम होता है बच्चों, तो यूकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम होता है वो होता है 80S 80S S फॉर स्वेटबर्ग यूनिट। तो ये था डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। अगर आपको रिवाइज करना है तो ये रिकॉर्डेड लेक्चर है, यू कैन ये आप प्रीवियस थोड़ा सा पीछे ले जाके फिर से सुन सकते हो, तो मैं फिर से नहीं दोहराऊंगा। आई विल सेव योर टाइम, योर टाइम इज वेरी मच वैल्यूएबल। तो हम बढ़ते हैं आगे की टॉपिक की तरफ। तो बच्चों आपको ये होमवर्क ले लेना है कि आपको डिफरेंस लिखना है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल का। नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक रिगार्डिंग प्रोकैरियोटिक सेल। बच्चों ये टॉपिक आपको बहुत 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 जरूरी है आपके एवरी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, चाहे वो आपकी कॉलेज की यूनिट टेस्ट हो, चाहे वो बोर्ड एग्जामिनेशन हो, चाहे वो नेशनल लेवल की एंट्रेंस एग्जाम हो। तो ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये टॉपिक आपको आज से लेकर 20 महीने 20 दिन तक याद रखना है, टिल आपकी जो नीट एग्जाम होगी ना तब तक आपको याद रखना है। तो मैं कुछ ट्रिक्स देने वाला हूँ आपको, आई विल ट्राई टू मेक दैट टॉपिक मोर इजियर। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है अभी उसका नाम है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। तो बच्चों अल्ट्रा स्ट्रक्चर इसका मीनिंग क्या होता है ये हम यूकैरियोटिक सेल में भी देखेंगे। अल्ट्रा का मतलब होता है बहुत ही बारीकी से विथ वेरी मच स्पेशलाइजेशन और स्ट्रक्चर, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल अगर आपने आपके सामने रख दी तो उसमें ऐसा एक भी पार्ट नहीं होना चाहिए कि जो आपको पता नहीं है, उसका मीनिंग आपको पता नहीं है या उसमें उसका फंक्शन पता नहीं है। तो ऐसे स्टडी को हम बोलते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर स्टडी ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। तो बच्चों ऐसा इमेजिन कर लीजिए, हाँ ये वीडियो देखते वक्त, ये टॉपिक देखते वक्त आपके पास रेफरेंस के लिए प्रोकैरियोटिक सेल की डायग्राम होनी चाहिए बच्चों। एक सिंपल सी डायग्राम है प्रोकैरियोटिक सेल की, तो समझो आपके सामने एक प्रोकैरियोटिक सेल की डायग्राम है। तो प्रोकैरियोटिक सेल की डायग्राम को देखिए, मैं आपको एक सीक्वेंस बताता हूँ, एक स्टोरी बना लेते चलो कि किसी भी सेल को अगर पढ़ना है तो कैसे लर्न कर सकते, पढ़ना नहीं सॉरी, तो उसे लर्न करते वक्त एक सीक्वेंस बना देते। तो समझो सेल के अंदर जाना है तो सबसे पहले हमें किससे मिलना होगा, विल एनकाउंटर विद द आउटर स्ट्रक्चर, उसके जो कपड़े होते हैं ना, मेम्ब्रेन्स होते हैं या एनवलप होता है, उससे मिलना होगा। तो यहाँ पे भी सीक्वेंस वैसे बना देते हैं। तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, मैं आपको एक सजेशन दूंगा बच्चों, यहाँ पे हर टॉपिक को इंडिपेंडेंटली पढ़ो, सीक्वेंस डजंट मैटर। तो सबसे पहला जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो है सेल एनवलप। एनवलप आपको पता होता है कि एनवलप सबसे बाहर वाली सतह होती है, सबसे बाहर वाला, सपोज कोई लेटर है तो हम उसे बाहर से रैप करने के लिए एनवलप में डाल देते हैं, तो एनवलप सबसे बाहर वाला। दूसरा जो स्ट्रक्चर है उसका नाम है मेसोसोम्स। तीसरा है सेल के एक्सटेंशंस बाहर की सतह पर। उसके बाद हमें पढ़ना है साइटोस्ोल, जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में साइटोप्लाज्म भी बोलते हैं। उसके बाद हमें पढ़ना है राइबोसोम या पॉलीराइबोसोम, और सबसे आखिर में हम पढ़ेंगे इंक्लूजन बॉडीज। तो सीक्वेंस आपके सामने है और टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। आपके 11th स्टैंडर्ड के एग्जाम का सबसे बड़ा ये चैप्टर का सबसे बड़ा ये टॉपिक पर, एटलीस्ट ये प्रोकैरियोटिक सेल पर अगर मुझे पर्सनली एलक्यू पूछना है आपसे या एलक्यू आपको लिखवाना है तो मैं आपको ये क्वेश्चन पूछूंगा, एक्सप्लेन दी अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमें पढ़ना है वो है सेल एनवलप। बच्चों डायग्राम देख लीजिए, आपको सेल एनवलप बहुत ही इजीली मिल जाएगा, सेल के सबसे बाहर वाला होता है। तो सेल एनवलप में मैं सबसे पहला सेंटेंस बताऊंगा, इट इज द आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर ऑफ सेल। आउटर मोस्ट सबसे बाहर वाला होता है। दूसरी बात, ये जो सेल एनवलप होता है ना, सेल एनवलप, तो ये एनवलप है, ये एक कंबाइंड स्ट्रक्चर, इट इज नॉट अ सिंगल स्ट्रक्चर। तो ये स्ट्रक्चर खुद 3 लेयर से बना हुआ होता है, इट इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स, ये 3 लेयर से बना हुआ होता है।
हमें हर एक लेयर को नाम देना है और उसका स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन लिखना है। तो सबसे पहला वाला, सबसे बाहर से शुरुआत करेंगे सबसे अंदर तक। द आउटर मोस्ट लेयर इन सेल एनवेलप वो कौन सी होती है? तो उसका नाम होता है बच्चों ग्लाइकोकैलिक्स। आपको बिल्कुल भी जल्दी नहीं करनी है, हेजिटेशन के साथ या किसी भी हरी के साथ आपको ये टॉपिक नहीं पढ़ना है। हर वर्ड को अच्छे से सुनिए। ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स का मतलब क्या होता है बच्चों? तो ये सबसे बाहर वाला, आउटर मोस्ट। ऑलरेडी हम एनवेलप पढ़ रहे हैं, सेल में ये सबसे आउटर मोस्ट है, और सेल एनवेलप में सबसे आउटर मोस्ट जो पार्ट होता है वो होता है ग्लाइकोकैलिक्स। उसके बाद मैं आपको पूछूंगा कि ये किस चीज से बना हुआ होता है? इट इज मेड अप ऑफ विच मटेरियल? तो ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है, इट इज मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इट इज मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जैसे कि सेल्यूलोज भी एक तरह का कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, तो ऐसे अलग अलग कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो ये ग्लाइकोकैलिक्स इट इज मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। बच्चों इसमें दो पॉसिबिलिटीज होती है। एक्चुअली प्रोकैरियोटिक सेल कौन सी होती है? तो बैक्टीरिया की सेल में जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है वो दो तरह का हो सकता है। टू पॉसिबिलिटीज आर देयर। आइदर इट इज स्लाइमी, या आप उसे बोल सकते हो कि इट इज वेरी फ्रजाइल, बहुत ही क्या बोलते हैं उसे, इट्स वेरी सॉफ्ट। या दूसरी पॉसिबिलिटी है अगर वो हार्ड होता है या टफ होता है। ये दो अपोजिट पॉसिबिलिटीज है। इफ इट इज वेरी स्लाइमी, वेरी सॉफ्ट, तो उसे हम नाम देते हैं स्लाइम लेयर। एंड डू यू नो इफ इट इज स्लाइम लेयर, उसका फंक्शन क्या होता है? अगर स्लाइम लेयर है तो उसका फंक्शन होता है एडहियरेंस। ये वर्ड का मीनिंग होता है बच्चों किसी भी सतह से, किसी भी स्ट्रक्चर से कनेक्ट हो जाना, मतलब चिपक जाना। उसके बाद इफ इट इज हार्ड, अगर वो हार्ड होता है तो उसे हम बोलते हैं कैप्सूल। आपने सुना होगा कि बैक्टीरिया जो होते हैं उसमें कैप्सूल होता है। अगर बैक्टीरिया को कैप्सूल होता है तो हम उसे बोलते हैं कैप्सूलेटेड, नहीं होता है तो बोलते हैं नॉन कैप्सूलेटेड। आगे बढ़ते हैं। कैप्सूल होता है, अगर कैप्सूल है तो उसका फंक्शन क्या होता है? ऑब्वियसली जैसे हेलमेट हमारे सर को बचाता है, वैसे ही कैप्सूल वो बैक्टीरिया को बचाता है, तो डेफिनेटली उसका फंक्शन हो गया प्रोटेक्शन। तो आई होप यू हैव गॉट ग्लाइकोकैलिक्स। मूव टू सेकंड पार्ट। अभी जो दूसरा स्ट्रक्चर है उसका नाम होता है मिडल लैमेला या मिडल वॉल, या उसे कॉमन लैंग्वेज में सेल वॉल ऐसे भी बोलते हैं। तो सेल वॉल चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे वो कुछ प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो। एनिमल में तो सेल वॉल नहीं होती है बच्चों, लेकिन प्लांट या प्रोकैरियोट्स इसमें सेल वॉल होती है, और वो एक वन ऑफ द पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन भी होता है दोनों में। तो सेल वॉल जो होती है ना, इट इज मेड अप ऑफ, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी होती है। पहली पॉसिबिलिटी होती है पेप्टिडोग्लाइकन। बच्चों ये वर्ड अच्छे से सुनिए, स्पेलिंग अच्छे से देखिए, रिवाइज कर लीजिए। पेप्टिडोग्लाइकन। और दूसरी पॉसिबिलिटी होती है म्यूरिन। पेप्टिडोग्लाइकन एंड म्यूरिन। मैं एड या और ऐसे बोल सकता हूँ। एंड का मतलब होता है दोनों, और का मतलब होता है आइदर ये या वो। आपके इंफॉर्मेशन के लिए आपको एक क्लियर कर देता हूँ, मैं उस पर एक अलग से टॉपिक लेने वाला हूँ। लेकिन अगर किसी प्रोकैरियोटिक सेल, किसी बैक्टीरिया की सेल वॉल अगर पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, तो पेप्टिडोग्लाइकन की वजह से वो बैक्टीरिया बन जाता है ग्राम पॉजिटिव। अगर उसमें पेप्टिडोग्लाइकन की सेल वॉल होती है तो वो बैक्टीरिया बन जाता है बच्चों ग्राम पॉजिटिव। और अगर उसकी सेल वॉल अगर बनी है इससे म्यूरिन से, तो वो बैक्टीरिया बन जाता है ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, ऐसे दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं। एक्चुअली इट इज अ टेक्निक डेवलप्ड बाय अ साइंटिस्ट whose name was क्रिश्चियन ग्राम। तो उसने बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट करने के लिए एक टेक्निक डेवलप की थी। एक्चुअली उसने एक स्ट्रेन डेवलप किया था। जो बैक्टीरिया वो स्ट्रेन लेते हैं उसे बोल दिया ग्राम पॉजिटिव, जो नहीं लेते उसे बोल दिया ग्राम नेगेटिव। तो ये सेल वॉल का फंक्शन क्या होता है बच्चों? वॉल जैसे कि किसी भी कंपाउंड वॉल को ले लीजिए, उसका बेसिक फंक्शन होता है वो स्ट्रक्चर को एक शेप देना, सबसे जरूरी बात। दूसरा होता है उसे श्रिंकिंग या बल्जिंग से
अपोज करना, मतलब वो सेल श्रिंक हो जाएगी तो भी मर जाती है, अगर बल्ज हो जाती है तो भी मर जाती है। तो उसका जो शेप होता है उसे मेंटेन करने का काम उसकी सेल वॉल का होता है। और दूसरा जो फंक्शन है बीइंग आउटर मोस्ट और टफ होता है, तो इसका वन ऑफ द फंक्शन हो सकता है बाय डिफॉल्ट प्रोटेक्शन। चलो आगे आगे जाते हैं। जो तीसरी लेयर होती है बच्चों वो होती है सेल मेम्ब्रेन, या हम उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे भी बोलते हैं। जब हम यूकैरियोटिक सेल पढ़ेंगे तो वहां पे हमें सिंगर एंड निकलसन का फ्लूइड मोजाइक मॉडल सेल मेम्ब्रेन का इन डिटेल पढ़ना है। मैं उस पर एक LAQ भी बना सकता हूँ, इतना इतना इंफॉर्मेशन वहां पर है, तो वो तो हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि सेल मेम्ब्रेन जो प्रोकैरियोटिक सेल की होती है तो वो सबसे पहले तो कैसी होती है और किससे बनी होती है। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ये बना होता है लिपिड बाइलेयर से। लिपिड बाइलेयर, लिपिड तो आपको पता होगा, फैट्स को हम लिपिड बोलते हैं, और बाई का मतलब होता है टू, बाइलेयर तो लिपिड की दो सतह होती है प्लस उसमें कुछ प्रोटीन्स होते हैं। तो ये हो गया कंटेंट। अब इसका फंक्शन क्या है। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ही फंक्शन करता है, इट्स लाइक अ विंडो, इट्स लाइक अ विंडो या डोर। वो किसी भी मॉलिक्यूल को सेल के अंदर या सेल के बाहर जाने देना या नहीं ये डिसीजन लेने वाला जो कोई स्ट्रक्चर होता है वो होता है सेल मेम्ब्रेन। सो इट विल अलाउ द सेल, it will allow the cell to take or give out different substances or molecules or salts and even water। तो ये होता है सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन। तो बच्चों ये था पहला टॉपिक जिसका नाम था सेल एनवलप। तो चलो आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा टॉपिक है उसका नाम है बच्चों मेसोसोम्स। तो जो टॉपिक है वो है मेसोसोम्स। अभी मेसोसोम को अगर हमें इंडिपेंडेंटली लेना है, पढ़ना है, तो सबसे पहले तो मैं उसका मीनिंग बता देता हूँ बच्चों। मेसो ये जो वर्ड होता है ना ये बायोलॉजी में यूज होता है मिडल, ये नेम से मिडल। तो मेसोसोम, मेसो मतलब मिडल। तो बच्चों ये जो मेसोसोम होता है आपको शॉर्ट नोट आ सकती है मेसोसोम्स। तो मेसोसोम्स को शॉर्ट में मैं बता देता हूँ बच्चों आपको। ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है ना, ये जो अभी हमने पढ़ा, अगर हम बाहर से अंदर की तरफ सीक्वेंस देखेंगे तो सबसे बाहर था, सबसे बाहर कौन सा लेयर था, ग्लाइकोकैलिक्स, उसके बाद था सेल वॉल, उसके बाद था सेल मेम्ब्रेन। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है ना ये सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ, अंदर की तरफ हाँ अगर कुछ स्ट्रक्चर बनाता है, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर बनाता है। देखिए बच्चों ये स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन अंदर से लाता है, दैट्स व्हाई दीज आर आल्सो कॉल्ड एज इंक्लूजन। तो या इंक्लूजन, या मैं उसे बोल सकता हूँ जैसे एक्सटेंशन बाहर की तरफ होता है ये होता है अंदर की तरफ। तो ये अंदर की तरफ होता है, या इनफोल्डिंग हम उसे बोल सकते हैं। इनफोल्डिंग, किसका इनफोल्डिंग होता है बच्चों, तो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इनफोल्डिंग होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो आई हैव ड्रॉन अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। अगर ये स्ट्रक्चर, ये इनफोल्डिंग सेल मेम्ब्रेन का इनफोल्डिंग अगर ट्यूब, टेस्ट ट्यूब जैसा दिखता है तो मैं उसे बोलूंगा ट्यूब्यूल। अगर वैसे एंटेना जैसा दिखता है तो मैं उसे बोलूंगा लैमिली या लैमिला, सिंगुलर है तो। और अगर वो सैक जैसा दिखता है, किसी थैली जैसा दिखता है, तो मैं उसे बोलूंगा वेसिकल, उसे बोलूंगा वेसिकल। सो दीज आर थ्री पॉसिबिलिटीज ऑफ मेसोसोम्स। मेसोसोम्स क्या होती है, तो इनफोल्डिंग होती है सेल मेम्ब्रेन की या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अंदर की तरफ मुड़ी हुई अलग अलग शेप। तो यहाँ पे तीन पॉसिबिलिटी है, आइदर वो वेसिकल हो सकती है, लैमिली हो सकती है, ट्यूब्यूल। वेसिकल सैक जैसा होता है, थैली जैसा होता है, लैमिला एंटीना शेप जैसा होता है, और ट्यूब्यूल ट्यूब जैसा होता है। तो ये है मेसोसोम। अभी ये मैंने बता दिया मेसोसोम क्या है, अभी उसका फंक्शन क्या होता है। बच्चों मेसोसोम का फंक्शन आपको एंटायर करियर याद रखना है। मेसोसोम इज वेरी स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर इन प्रोकैरियोटिक सेल। देखो प्रोकैरियोटिक सेल में बहुत से ऑर्गेनेल्स मिसिंग होते हैं, तो क्या होता है ना कि अगर कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनेल नहीं है किसी काम के लिए, तो किसी ऑर्गन को वो काम एक्स्ट्रा में करना पड़ता है। तो कौन सा काम मेसोसोम को एक्स्ट्रा में करना पड़ता है बच्चों, तो मेसोसोम इज डूइंग सो मेनी इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ सेल। उसमें से एक जरूरी फंक्शन होता है रेस्पिरेशन। हमारे बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया होती है बच्चों जो रेस्पिरेशन करती है, लेकिन बैक्टीरिया के पास, प्रोकैरियोटिक सेल के पास ये नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती है। तो वो रेस्पिरेशन कैसे करता है, रेस्पिरेशन करने के लिए उसके पास मेसोसोम होता है। इसके रादर देन दिस उसके बहुत से जरूरी फंक्शंस है, लेकिन फाउंडेशन बैच में मैं आपको जस्ट एनलिस्ट करूंगा, पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगा। तो दूसरे फंक्शन कौन कौन से है, तो सेल वॉल का फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल।
दूसरा होता है डीएनए का रेप्लिकेशन, और तीसरा होता है रेस्पिरेशन, जो मैंने अभी बता दिया। तो ये था अबाउट मेसोसोम। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। बच्चों जो आगे वाला टॉपिक है वो है एक्सटेंशंस। जैसे मेसोसोम पढ़ाते वक्त मैंने आपको बताया कि दीज आर दी इन फोल्डिंग्स, अंदर की तरफ मुड़ी हुई। तो अभी एक्सटेंशंस बोल रहा हूँ। एक्सटेंशन का मतलब होता है बच्चों की बाहर की तरफ, किसी सतह से बाहर की तरफ अगर कुछ आता है तो हम उसे बोलते हैं एक्सटेंशंस। तो जो एक्सटेंशंस है प्रोकैरियोटिक सेल में वो कौन कौन सी तरह की हो सकती है। देखिए एक्सटेंशंस में आपको सबसे पहला जो एक्सटेंशन है वो है सीलिया, दूसरा है फ्लैचेला, तीसरा है पिलाई, और चौथा है फिम्ब्री। तो सबसे पहले डिस्कशन करते हैं सीलिया का। बच्चों आपको जस्ट फॉर काइंड ऑफ योर इंफॉर्मेशन कि जब मैंने मेरा खुद का MHT CET दिया था तो उसमें पिलाई के बारे में एक क्वेश्चन था, और फॉर्चुनेटली मैंने वो करेक्ट लिखा था। तो ये तो जस्ट एक क्या बोल सकते हैं हम कि मेरे समय में जो क्वेश्चन आया था वो मुझे फॉर्चुनेटली अभी याद आ गया, मैंने आपको बता दिया। तो सबसे पहले बोलते हैं सीलिया के बारे में। बच्चों आपने पैरामीशियम का डायग्राम देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आप सर्च कीजिए, देखिए, फाइंड आउट कीजिए। आपको ऐसे दिखने मिलेगा कि किसी भी सेल की सतह के ऊपर अगर बहुत सारे टू मेनी शॉर्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं तो उसे बोलते हैं बच्चों सीलिया। तो सीलिया में दो वर्ड्स आपको याद रखने हैं। सबसे पहले तो सीलिया कैसी होती है बच्चों, शॉर्ट होती है और मैनी होती है। शॉर्ट एंड मैनी, जो छोटा होता है वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होता है। अभी ये वर्ड को सिर्फ अपोजिट कर दीजिए, शॉर्ट के अपोजिट वर्ड होता है लॉन्ग, और यहाँ पे मैनी है तो मैं इसे लिमिटेड कर देता हूँ, एक या दो। अगर ये लिमिटेड क्वांटिटी में है, एक या दो ही होते हैं, और लॉन्ग होते हैं वीप जैसे, तो हम उसे बोलते हैं फ्लैजेला। आपको यहाँ पे कौन सी डायग्राम रेफरेंस में लेनी है, समझो क्लैमिडोमोनास की डायग्राम आपने ले ली या स्पर्म की डायग्राम आपने ले ली, तो वहां पे आपको ऐसी बड़ी मूंछों जैसी वीप जैसी स्ट्रक्चर्स दिखती है, हम उसे बोलते हैं फ्लैजेला। मूव टू नेक्स्ट थर्ड, जो मेरी एग्जाम में मुझे आया था, पिलाई। तो पिलाई जो होता है ना बच्चों, दीज आर ऑल्सो लाइक अ सीलिया। आपको सीलिया और पिलाई एक दूसरे के साथ कंपेयर कर सकते हो आप। तो पिलाई जो होती है ना, दीज आर स्पेशलाइज्ड सीलिया और सीलिया लाइक स्ट्रक्चर। तो ये जो पिलाई होती है ना, ये रिप्रोडक्शन में जो कॉन्जुगेशन का प्रोसेस होता है दो बैक्टीरिया का, इट्स लाइक अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मेटिंग का प्रोसेस होता है टू बैक्टीरिया का। तो दो सेल में एक दूसरे के जो हम बोल सकते हैं जैसे गैमेट ट्रांसफर होता है ना, वैसे ही एक सेल से दूसरी सेल में कुछ मटेरियल अगर कम्युनिकेट करना है तो उसके लिए हेल्प करती है पिलाई। और लास्ट वाली जो है फिम्ब्री, वो आप फ्लैजेला से कम्युनिकेट कर सकते हो, क्योंकि ये जो फिम्ब्री होती है ये लॉन्ग होती है, और इसका फंक्शन होता है किसी भी स्ट्रक्चर से क्लिंग होना या अटैच होना, या अटैचमेंट इज द फंक्शन ऑफ पिलाई, सॉरी फिम्ब्री। तो बच्चों ये था एक्सटेंशंस। एज आई टोल्ड यू कि ये लाइव सेशन नहीं है, यहाँ पे अगर आपको नहीं अच्छे से समझ में आता है तो आप उसे फिर से बैक रिवाइंड कर लीजिए और फिर से सुनिए। तो मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है फोर्थ वन, उसका नाम है साइटोसॉल। साइटोसॉल जो होता है बच्चों, साइटोसॉल ये वर्ड शायद आपको नया लग रहा हो, लेकिन ये नया नहीं है। साइटोसॉल आपको ऑलरेडी साइटोप्लाज्म के नाम से पता है। मैं एक फॉर्मूला लिख देता हूँ, शायद वो आपको ज्यादा अच्छी तरह से हेल्प कर दे, इवन इन यूकैरियोटिक सेल। तो जो साइटोप्लाज्म होता है, इट इज वेरी मच कॉमन वर्ड टू ऑल ऑफ अस। सॉरी स्पेलिंग गलत हो गया मुझसे, साइटोप्लाज्म। तो बच्चों साइटोप्लाज्म हमें पता है, साइटो का मतलब होता है सेल और प्लाज्म का मतलब होता है फ्लूइड। द फ्लूइड व्हिच इज प्रेजेंट इन एवरी सेल इज कॉल्ड एज अ साइटोप्लाज्म। तो बच्चों जो साइटोप्लाज्म होता है ना, ये साइटोप्लाज्म एक्चुअली एक फॉर्मूला है। साइटोप्लाज्म इज इक्वल टू सेल ऑर्गेनेल्स प्लस साइटोसॉल। सेल ऑर्गेनेल प्लस साइटोसॉल। समझ लीजिए एक सेल है, उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स है, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडी है, एटसेट्रा एटसेट्रा, और एक फ्लूइड है जिसके अंदर वो सब तैर रही है, स्विम कर रही है। तो ये तो प्रोकैरियोटिक सेल है, इसमें एक भी ऑर्गेनेल नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ वो बैकग्राउंड एक मैट्रिक्स है, एक फ्लूइड है जिसमें कोई भी तैर नहीं रहा है या स्विम नहीं कर रहा है, कोई भी ऑर्गेनेल नहीं है। तो ऑर्गेनेल को निकाल दीजिए।
मैं इसे यहाँ पे भेज देता हूँ, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि साइटोप्लाज्म माइनस सेल ऑर्गेनेल्स इज इक्वल टू साइटोसॉल। तो बस इतना ही याद रख लीजिए कि साइटोसॉल क्या होता है। अगर साइटोप्लाज्म माइनस सेल ऑर्गेनेल कर दे, क्योंकि यहाँ पे सेल ऑर्गेनेल्स होती नहीं है, तो जो मैट्रिक्स या फ्लूइड होता है हम उसे बोलते हैं साइटोसॉल। तो बच्चों प्रोकैरियोटिक सेल में ऑर्गेनेल ना होने की वजह से उसके साइटोप्लाज्म को हम क्या बोलते हैं, साइटोसॉल। फंक्शन क्या है साइटोसॉल का बच्चों, इट्स अ मैट्रिक्स। ये बैकग्राउंड जैसे काम करता है, जैसे कि अभी ये वीडियो के स्क्रीन में ये जो मेरे पीछे है ये मेरे बैकग्राउंड का काम कर रहा है। दूसरी बात होती है इफ इट इज अ फ्लूइड तो वो नरिशमेंट का भी काम कर सकता है। देयर आर सो मेनी फंक्शंस डन बाय साइटोप्लाज्म। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट जो टॉपिक है बच्चों उसका नाम है राइबोसोम या पॉलीराइबोसोम। बच्चों राइबोसोम या पॉलीराइबोसोम एक बार क्लियर कर लो। सबसे पहले तो मैं राइबोसोम आपको बता दूंगा। राइबोसोम, तो ये जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम अगर आपको याद रखना है तो मैं आपको एक कोरिलेट कर देता हूँ राइबोसोम को। राइबोसोम आप जब भी पढ़े, जब भी आप सुने, तो आपके जहन में उसका एक सिनोनिमस थिंकिंग आना चाहिए, प्रोटीन फैक्ट्री या प्रोटीन सिंथेसिस। तो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हो तो आपके दिमाग में या आपके जहन में क्या आता है, पावर हाउस। वैसे राइबोसोम जब आप सुनेंगे तो आपके जहन में या दिमाग में आना चाहिए प्रोटीन फैक्ट्रीज। सो राइबोसोम्स आर प्रोटीन फैक्ट्रीज। अगर एक है तो राइबोसोम है। अगर राइबोसोम की पूरी चेन है, अगर वो चेन mRNA पर, समझो ये mRNA है और ये बहुत सारे राइबोसोम्स हैं, तो mRNA पर बहुत सारे राइबोसोम अगर चिपक जाते हैं तो हम उसे बोलते हैं पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम। बस राइबोसोम या पॉलीराइबोसोम याद रख लीजिए। और सबसे जरूरी बात, ये जो राइबोसोम होता है ना प्रोकैरियोटिक सेल का, ये होता है बच्चों 70S टाइप का। कौन से टाइप का होता है, 70S टाइप का। एज आई टोल्ड यू, मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि जब यूकैरियोटिक सेल का अल्ट्रा स्ट्रक्चर हम देखेंगे वहां पर हमें राइबोसोम इन डिटेल पढ़ना है, एज अ टॉपिक पढ़ना है। यहाँ पे बस इतना याद रख लीजिए कि ये 70S टाइप का होता है। इसके दो यूनिट्स होते हैं बच्चों, जिसे हम सब यूनिट बोलते हैं। एक होता है लार्जर, एक होता है स्मॉलर। तो यहाँ पे लार्जर यूनिट होता है 50S और जो छोटा होता है वो होता है 30S। तो आप उसे कंबाइन करोगे तो आपको 80S मिल जाता है। आप बोलोगे सर आपका एडिशन गलत हो गया है। मुझे भी पहली बार जब मैंने सुना था तो ऐसे ही लगा था, लेकिन इट्स अ बायोलॉजी, इट्स नॉट मैथमेटिक्स। तो वो 10 कहाँ पे गए इसका कैलकुलेशन मत कीजिए। जस्ट इतना याद रखिए कि 50S 30S दो यूनिट को मिलाकर क्या मिलता है बच्चों, आपको 70S मिलता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में कौन सा राइबोसोम होता है, 70S। और वो सिंगल यूनिट में ना होकर कभी कभी चेन के फॉर्म में मिलता है, तो हम उसे बोलते हैं पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम। मूव टू लास्ट टॉपिक ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल एंड देयर अल्ट्रा स्ट्रक्चर, उसका नाम है इंक्लूजन बॉडीज। तो बच्चों इंक्लूजन बॉडी ये सबसे आखिर में आती है। इंक्लूजन बॉडीज का मतलब क्या होता है बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूंगा कि आपके बॉडी में आप जो भी कार्बोहाइड्रेट या कोई भी फैट्स प्रोटीन जितना भी कुछ खाते हैं, तो वो अगर एक्सेस हो जाए तो आपकी बॉडी में आप स्टोर कहाँ पे करते हैं। ये आपके लिए क्वेश्चन है, आपके लिए एक छोटा सा असाइनमेंट भी है। तो सोचिए, मैं उसका आंसर कर देता हूँ अभी, लेकिन आपको टैली करना है कि मैं आपको सही बता रहा हूँ या नहीं। अगर आप एनिमल है तो आपके पास लीवर है और लीवर में आपका स्टोर हाउस होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। और अगर आप प्लांट हो तो आपके बॉडी में जो एक्सेसिव फूड होता है उसका स्टोर हाउस होता है स्टार्च। तो ये बात हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि टॉपिक का नाम है इंक्लूजन बॉडीज। तो इंक्लूजन बॉडीज क्या होती है, इंक्लूजन बॉडीज प्लूरल में लिख रहा हूं मैं। तो ये जो इंक्लूजन बॉडीज होती है बच्चों, these inclusion bodies are the store houses of different substances। तो वो कौन सा सब्सटेंस स्टोर कर रही है, अकॉर्डिंग टू दैट उसे अलग अलग नाम होते हैं। और बहुत इजी है क्योंकि जो मटेरियल वो स्टोर करती है उसके हिसाब से उसे नाम मिलता है। तो इंक्लूजन बॉडीज क्या होती है, तो रिजर्व फूड मटेरियल के स्टोर हाउस होते हैं। रिजर्व्ड फूड मटेरियल के स्टोर हाउस, रिजर्व तभी होता है बच्चों जब वो एक्सेस होता है। तो रिजर्व फूड मटेरियल को हम बोलते हैं इंक्लूजन बॉडीज। उसकी एक इंपॉर्टेंट खासियत जो आपको याद रखनी है, ये इंक्लूजन बॉडीज मेम्ब्रेन लेस होती है। मेम्ब्रेन लेस होती है मतलब इसे कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता है, यू कैन से इट्स अ पार्टिकल। तो इसमें एग्जांपल्स कौन कौन से होते हैं, इसमें होता है PHB जिसका फुल फॉर्म है पॉली बीटा हाइड्रोक्सी
बीटा हाइड्रोक्सी। हाँ, और उसके बाद है फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स है, फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स है। तो फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स जैसे कि हम पढ़ते हैं, हमें समझ में आता है कि दीज आर द ग्रेन्यूल्स व्हिच कंटेन फॉस्फेट, जो फॉस्फेट का स्टोर हाउस होता है। उसके बाद होते हैं ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, जैसे कि आप यहाँ पे समझ सकते हो ये क्या स्टोर करती है, ग्लाइकोजन को स्टोर करती है। तो बच्चों ये था अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। मैं एक बार रैपिड में ये टॉपिक रिवाइज कर देता हूँ। बच्चों आज हमने क्या क्या देखा आज के एपिसोड में, आज के लेक्चर में हमने क्या देखा। दिस इज द सेकंड लेक्चर ऑफ योर फाउंडेशन बैच। टॉपिक चल रहा है सेल, और आज का टॉपिक था, सबसे पहले तो हमने देखा टोटियोपोटेंसी क्या होता है, टोटियोपोटेंसी पर एक शॉर्ट नोट हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने देखा डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, एटलीस्ट 5 to 6 पॉइंट्स वर देयर। उसके बाद मैंने शुरू कर दिया अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। बोर्ड पर मैंने पूरे पॉइंट्स लिख दिए, 6 पॉइंट्स है। हमने हर एक पॉइंट को सेपरेटली लिया, उसका स्ट्रक्चर, उसका वो किस चीज से कंपोज हुआ होता है, उसका फंक्शन, तो ये सभी चीजें हमने डिस्कस कर ली। तो ये था बच्चों आज का टॉपिक। मैं आपको असाइनमेंट व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दूंगा, यहाँ पे वीडियो में नहीं बताऊंगा मैं आपको। तो सबसे पहले तो आप मेरी अपील है कि आपके जितने भी दोस्त हैं जो 10th स्टैंडर्ड की बोर्ड एग्जाम जिन्होंने दी है एंड दे आर ईगर टू टेक दिस साइंस, तो प्लीज 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 वो सभी स्टूडेंट को हमारे लेक्चर्स के बारे में बताइए। एज दिस लेक्चर्स आर फ्री, एनीबॉडी कैन, कोई भी इसे सब्सक्राइब कर सकता है, देख सकता है, इसका कोई चार्ज नहीं है। सिर्फ आपको मेरे लिए, हमारे इंस्टीट्यूट के लिए आप दूसरे बच्चों को ये बताना है बच्चों। तो आई होप यू विल स्प्रेड दिस इंफॉर्मेशन। सिर्फ आपको ये वीडियो एक्सेस करना है, तो एक लिंक आपके पास होनी चाहिए। आई विल सेंड दैट लिंक टू दैट व्हाट्सएप ग्रुप। तो सिर्फ आपके दोस्तों को व्हाट्सएप ग्रुप तक लाइए, इतनी मेरी रिक्वेस्ट है। दूसरी बात, हमारा यूट्यूब का एक सेपरेटली चैनल है जिसका नाम है बायोलॉजी डॉक्टर वाघ, तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, उसका बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, तो जो भी मॉडिफिकेशन, जो भी कुछ अपडेशंस होते हैं वो आपके पास आ जाएंगे। तो बच्चों ये था आज का टॉपिक, यहाँ पे हम रुकते हैं, और कल के टॉपिक में हम देखेंगे यूकैरियोटिक सेल और उसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर। तब तक के लिए बाय बाय।